जिस परिवार में दो बहनें गई हैं, उस घर में कुछ ना कुछ बदनामी जैसे हालात सच्चे या झूठे लगभग लगभग बन जाते हैं। दो सगी बहनें और बुआ भतीजी एक ही घर में होंगी तो शादी नहीं चलती, कलंक लगता है, बदनामी होती है। जितने मर्जी गुण मिल जाए, जितना मर्जी बढ़िया परिवार मिल जाए, लड़के के जन्म कुंडली में शनि दूसरे भाव में खाना नंबर 2 द्वितीय भाव में नहीं होना चाहिए। ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए या कोई ज्योतिष किसी चीज़ को लेकर वहम में डाल रहा है, उलझन में फँसा रहा है, तो किन चीज़ों को मानना चाहिए, किन को नहीं? पुरातन ज्योतिष जो है वो गुण मिलान को महत्व देता है ज्यादा। लाल किताब भी गुण मिलान को महत्व तो देती है, लेकिन शादी को लेकर कुछ सावधानियों का जिक्र है। सूर्य और शुक्र जिन जन्म कुंडलियों में एक साथ हैं, उनको भी शुक्र की उम्र 25वां साल और सूर्य की उम्र 22वां साल शादी नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारी शादियां देखी हैं जो बाद में सिर्फ लापरवाही कि जो होरोस्कोप नहीं मिलाएगा उसी वजह से टूटती हैं। शुक्र खाना नंबर 4 वाले दो शादी करते हैं, दो शादी हो जाती है। दो शादी ना हो तो उसी लड़के या लड़की से दोबारा शादी करवा देते हैं, औलाद मिल जाती है। लड़की के मांगलिक होने से या लड़के के मांगलिक होने से मतलब दोनों में से कोई एक अगर मांगलिक हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है ज़िंदगी पे? एक दिन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 43% तक तो दुनिया मांगलिक है। शनि खाना नंबर 8 वाले को मना किया गया है कि वो बंद गली या तंग गली में ना रहे। अब लड़की की जन्म कुंडली में शनि 8 है तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस लड़की की शादी वहां मत करना जहां गली बंद हो या तंग गली हो। शादी से ताल्लुक ना होते हुए भी फ्यूचर के साथ तो ताल्लुक है ना। अगर नाक और होंठ के बाद नाक और आँखों की या कान की बात करें तो कैसे पता चल सकता है कि ये सही रहेगा पार्टनर या नहीं? अगर आप अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं तो शादी के समय की जाने वाली सावधानियां, परहेज, उपाय हर हालत में अपनाने चाहिए। भाग्य अपने साथ ही लेगी, हमारा घर खाली हो गया, तो ये पर्टिकुलर क्यों चीज़ें होती हैं? ससुराल से मिला हुआ पलंग, पुराने जमाने में पलंग होता था, परिवार में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज्यादा सहायक होता था। नमस्कार जी, मैं हूँ आपके साथ खुशबू। हम अक्सर ही बातें करते हैं लाल किताब को लेके। तो लाल किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुन के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत सारी बातें मन में आ जाती हैं कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा क्यों हो रहा है? सो इन सब बातों को आपके तक पहुँचाने के लिए, एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ जगमोहन महाजन जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार जी। जी। जगमोहन जी, आप पिछले 40 सालों से लाल किताब के साथ काम कर रहे हैं। लाल किताब के माहिर हैं 40 सालों से जगमोहन महाजन जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स कह सकते हैं। तो एक चीज़ है शादी। शादी को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं, फँस जाते हैं, या कह लो कि कुछ लोग उनको ऐसी चीज़ों में उलझा देते हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाते, या ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो उनको फ्यूचर में परेशान करती है। तो
लाल असल जी। मैं बात टोक रहा हूँ, असल में ऐसे है कि लाल किताब में ना शादी को लेकर बहुत विस्तार से लिखा गया, एक अलग चैप्टर दिया गया है। लेकिन जब हम ग्रहों के फलादेश भी स्टडी करते हैं ना, तो उनमें भी शादी को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। हर व्यक्ति, खास करके हिंदू परिवारों में, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ तो सारी भारत की बात करता हूँ, ज्यादातर लोग शादी के समय मैच मेकिंग, गुण मिलान करते हैं और उसके बाद भी शादी नहीं चलती। तो इस विषय में ना लाल किताब बहुत बढ़िया गाइडेंस देती है। उसमें कुछ बातों को लेकर बड़ी डिटेल से समझाया गया है, जैसे कि किस उम्र में शादी करनी है वो ग्रहों को लेकर बताया गया है, किस वार को शादी करनी है, रंग रूप, कैसा दामाद चुनना है, कैसी बहू चुननी है, और शादी के समय कुछ खास उपाय बताए गए हैं। क्योंकि हुँ, शादी के बाद एक टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का, तो इसलिए शादी के समय मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि जब भी आपने होरोस्कोप, जिसे कि हम कहते हैं मैच मेकिंग, करवानी है तो 4-5 ज्योतिषियों से सलाह लें। लेकिन फिर से कहता हूँ, लेकिन उसमें 1 या 2 ज्योतिषी लाल किताब के जरूर हों। जी। जगमोहन जी, जैसे आपने बताया कि 3 से 4 ज्योतिषियों की सलाह लेकर ही इंसान को चलना चाहिए शादी के लिए। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने पिछले सवाल में पूछा था कि बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अ, ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, या कोई ज्योतिष किसी चीज़ को लेकर वहम में डाल रहा है, उलझन में फँसा रहा है, तो किन चीज़ों को मानना चाहिए, किन को नहीं? देखिए, लाल किताब एक अलग तरह का विषय है, अलग तरह का ज्योतिष है। मेरे पास आएंगे तो भी वही बात सुनने को मिलेगी, किसी दूसरे लाल किताब वाले विद्वान के पास जाएंगे तो भी लगभग एक जैसी ही बात सुनने को मिलेगी। पुरातन ज्योतिष जो है वो गुण मिलान को महत्व देता है ज्यादा। लाल किताब भी गुण मिलान को महत्व तो देती है, लेकिन शादी को लेकर कुछ सावधानियों का जिक्र है। शादी के समय किए गए उपाय सारी उम्र खुशगवार निकले, मैच मेकिंग है ना, तो उसके लिए कुछ आपको सावधानियां, कुछ परहेज ग्रहों के अनुसार, हर कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कुंडलियों में इसका किसी तरह की प्रिकॉशन जिसे कहते हैं कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जब भी शादी करनी है, फिर से कहता हूं जब भी शादी करनी है, अवश्य किसी लाल किताब ज्योतिषी का दामन जरूर थामे। तो जगमोहन जी, एक मेरा सवाल होगा जो अक्सर ही दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जब शादी होती है तो लड़की की ज़िंदगी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपना घर-बार सब छोड़ के किसी और परिवार में आ रही है। क्या ये सच है? क्या लड़के-लड़की की ज़िंदगी पे बराबर इम्पैक्ट होता है या लड़की के ज़्यादा? देखिए, ज्यादातर ज्योतिष जो लिखा गया है ना, हुँ। एक पुरुष को सामने रख के, मेल को रख के लिखा गया है। लेकिन जब जिंदगी खराब होगी तो दोनों परिवारों की, दोनों की दूल्हा दुल्हन जो बन रहे हैं उनकी खराब होगी। तो इस वजह से दो परिवार भी प्रॉब्लम में आएंगे। कई बार ऐसे होता है, रिश्तेदारी में शादी होती है। रिश्तेदारी मतलब ये नहीं कि सगा, रिश्तेदारी में जहाँ शादी होनी अलाउ जान-पहचान है, में। जान हुँ। पहचान कह सकते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं, तो उन संबंधों पर भी अंतर आता है। जैसे कई बार बुआ या मासी एक रिश्ता लेके हाँ, आते मैं हैं। बताता हूँ, आपकी जी। बात मैं टोक रहा हूँ। आपने बुआ मौसी की जिक्र की, तो यहाँ पर लाल किताब में एक हिदायत है कि एक ही घर में दो सगी बहनें ना दी जाएं। जी।
तो देखिए ना पंजाब मैं में वही कह रही हाँ हूँ कि पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल, ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, मोस्टली हमने ये देखा कि एक परिवार में 2 सगी बहनें हैं या किसी घर में 5 भाई हैं, तो कई बार चाचे, ताए की बेटियाँ, बेटे, उनकी भी मतलब एक घर में शादी हो ये जाती है। चलती नहीं है शादी, जी। कलंक लगवाती है बाद में। अक्सर आप देख लीजिए, ये देखिए कुंडली पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सल बात नहीं है कि जिन घरों में 2 सगी बहनें गई हैं या 2 भाई 2 सगी बहनें ले आए, या जिनके परिवार से एक परिवार में चलेगी बुआ है पुराने जमाने में, आजकल तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इम्पॉसिबल बात होती जा रही है। आज के बाद तो एक ही बच्चा चाह रहे हैं हर कोई, तो ये कुछ बातें जाके खत्म हो रही हैं। लेकिन जिस परिवार में 2 बहनें गई हैं, उस घर में कुछ ना कुछ बदनामी जैसे हालात, सच्चे या झूठे, लगभग लगभग बन जाते हैं, लगभग बन जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, चलिए छोड़िए मेरी बात, ज्योतिष आप कह सकते हैं कि शायद गलत हो सकता है। हमारी कहावतों में, हमारे गीतों में भी ये मना किया गया है। कविशर हुए हैं बहुत पुराने, बाबू रजब अली शाह, शायद नाम मेरे से गलत बोला जा रहा हो, तो जब हम उनका एक गीत सुनते हैं ना, उनमें भी उन्होंने एक हिदायत दी है कि एक ही परिवार में 2 बहनें ना ब्याही जाएं। और ये साल, ये जो गाना है उनका या ये जो उनकी हिदायत है, काफी सारी हिदायतें उन्होंने दी हैं उस गीत में। उस गीत में अब यूट्यूब सर्च करेगा बाबू राजब अली शाह, तो उसका शायद सबसे ज्यादा देखा गया। उसमें बहुत सारी हिदायतें दी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ही परिवार में 2 सगी बहनें ना दी जाए, उन्होंने भी लिखा है। और ज्योतिष भी इस बात को कुछ ग्रहों को लेके मानता है। जो लोग मेरा टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं ना, तो जब कई बार कोई सवाल आता है किसी का कि बच्चे की शादी के लिए पूछना है, तो शादी को लेके जो सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, मैं वो पहले बताता हूँ। और कई एक को मैंने बोला है कि इस लड़की की शादी उस घर में मत करिएगा जिस घर में पहले लड़की जा चुकी हो। अर्थात कई बार ऐसे होता है कि बुआ ही भतीजी का रिश्ता लेके चली जाती है, 2 सगी बहनें और बुआ भतीजी एक ही घर में होंगी, तो शादी नहीं चलती, कलंक लगता है, बदनामी होती है, औलाद निकम्मी मिलती है। जी। इसी बात से मेरा एक सवाल और होगा कि कई बार ऐसे होता है जैसे चाचा और ताया के बेटे हैं 2, एक ताया का बेटा, एक चाचा का बेटा, तो 2 सगी बहनों का अगर एक की शादी बड़े भाई के यहाँ बच्चे भी से या अंतर दूसरे। आएगा, यहाँ भी अंतर आएगा, हुँ। क्योंकि खून तो एक ही है, दादा से वंश चलता है, तो यहाँ भी इनकार ही किया जाएगा। ज्यादातर लोग करते क्या है, ट्विन लड़के हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो कई बार जुड़वा बहनें ले आते हैं, आ जाती हैं, देखा गया है। और ज्यादातर ज्यादातर लोग परेशान मिलते हैं, ज्यादातर, क्योंकि अपवाद आपको हर चीज का मिलेगा। हुँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी। और ये भी मानना है कि जो चीज कुंडली के अनुसार एक व्यक्ति को मना की जा रही है, दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीज मना की जाए। जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अक्सर ही हमारे परिवारों में ऐसे होता है कि मतलब एक बहन जिस घर में ब्याई है, या तो वही अपनी बहन का रिश्ता ले जाती हैं अपने देवर हाँ, के लिए। खानदान सेम नहीं होना चाहिए, हुँ। अलग खानदान हो। जी। अपने गांव में ले जाए, अपनी गली मोहल्ले में ले जाए, हुँ। लेकिन जहां तक खून का संबंध होता है ना, अवॉइड किया जाए। जी। तो लाल किताब के मुताबिक अगर शादी की हम बात कर रहे हैं, तो कौन-सी एज में शादी करना लड़के और लड़कियों के लिए यूनिवर्सल तौर पे सही रहता है? नहीं, इसके लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने भी अलाउ किया हुआ है 18 साल के बाद लड़की और 21 साल के बाद लड़का। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई समय था बाल विवाह, तो छोटी उम्र की शादी, देखिए आज तो कानून है ना, छोटी उम्र की शादी किसे अलाउ है। मैं ग्रह बोल रहा हूं, शनि, खाना नंबर 7, सप्तम भाव का शनि,
जितनी जल्दी शादी कर लेगा उतनी जल्दी उन्नति हो जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का चंद्र लगन में हो, जैसे कि हम लाल किताब वाले खाना नंबर 1 कहते हैं, चंद्र लगन में 24वें साल की शादी टोटली मना है। लेकिन चंद्र लगन वाला अगर 28 साल के बाद शादी करे तो हर तरह का परिवार में सुख, जैसे कि मैं ये कहूँ, परिवार में बढ़ोतरी और धन दौलत में बढ़ोतरी। पुराने जमाने में परिवार बहुत अहम था, 4-4 लड़के होते थे, तो ये परिवार में बढ़ोतरी है, धन की बढ़ोतरी तो जग जाहिर है। तो चंद्र लगन वाला अगर 28 साल के बाद शादी करता है तो धन दौलत और परिवार दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो अगर शादी के लिए हम देखें तो जब कुंडली मिलान की बात होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैदिक ज्योतिषी के पास जाते हैं कुंडली के लिए, वो गुण मिलान करते हैं। पर बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनके मिलान के लिए बहुत ज़रूरी है शादी के लिए जो मिलान? एक बात बता देता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो व्यक्ति शनि से रिलेटेड ग्रह है, शनि उससे रिलेटेड कोई भी काम करता है, उसकी फैक्ट्री हो सकती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकती है, और भी शनि के कई तरह के काम हैं, तो उसको एक सावधानी है कि वो अपनी बेटी की शादी जितने मर्जी गुण मिल जाए, जितना मर्जी बढ़िया परिवार मिल जाए, लड़के के जन्म कुंडली में शनि दूसरे भाव में खाना नंबर 2 द्वितीय भाव में नहीं होना चाहिए। जिस लड़के की जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में है, वो जहां शादी करेगा, लड़का तो उन्नति कर रहा है, उसने मकान बनाया, वो कहते हैं कि ससुराल का मकान बिक जाएगा। ऐसा भी होता है। हाँ, जी। उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई है तो उसने दो बड़ी मशीनें लेके आया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से ही लड़की आई है, तो उसके ससुराल की मशीनें बिकनी शुरू हो जाएंगी, मतलब काम पीछे जाएगा। शनि 2 वाला दामाद अगर किसी ने चुन लिया तो शनि 2 वाला मकान तो बनाएगा ना, जब पैसा आएगा तो ससुराल का मकान बिक जाएगा। हाँ, कुछ सावधानियां, कुछ परहेज ये सिर्फ लाल किताब वाले देते हैं। जी। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि शादी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो शुक्र है, जीवन साथी शुक्र है। जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में हो, 9th भाव का, 9वां भाव का शुक्र, 25वें साल में की शादी दिन में तारे दिखाती है। शुक्र 9 वाले के लिए शादी को लेके बहुत सारे परहेज, सावधानियां, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, रखने को कहा गया है। जैसे कि मैंने कहा शुक्र, तो शुक्र खाना नंबर 7 बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। लेकिन शुक्र खाना नंबर 7 वाला जीवन साथी अगर बहुत गोरे चिट्टे रंग का चुन लेता है तो शादी नहीं चलती। ये तो बड़ा मतलब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि आमतौर पे हर कोई यही चाहता है उसका जीवन साथी बांका बहुत हो, सुंदर हो। राजकुमारी मिल जाए, बिल्कुल गोरी चिट्टी मिल जाए, बिल्कुल। तो ऐसे ही उनका, उसको भी तो सपनों का राजकुमार चाहिए ना। लेकिन अगर उसका शुक्र खाना नंबर 7 में है, सपनों का राजकुमार, उनके परिवार से ऊंची हैसियत का, अच्छी प्रोफाइल का हुआ तो भी शादी नहीं चलती, तो भी शादी नहीं चलती। पर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अगर लड़का देखते हैं तो वो यही देखते हैं कि हमसे हाँ, ऊपर का हो। लेवल तो ठीक हो ना, फाइनेंशियल स्टेटस तो ठीक हो, लेकिन बहुत हाई फाई ना हो। हाई प्रोफाइल में शादी की गई शुक्र खाना नंबर 7 की, उसका जीवन साथी अगर हाई प्रोफाइल है,
लड़का है तो लड़की हाई प्रोफाइल नहीं चाहिए, लड़की है तो लड़का नहीं चाहिए, लड़का है तो लड़की नहीं चाहिए हाई प्रोफाइल। और लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 7 में तो उसे गोरी चिट्टी बहू दुल्हन पत्नी नहीं चाहिए। और ऐसे ही अगर लड़की का है तो उसे गोरा चिट्टा राजकुमार गोरा चिट्टा या रंग का महत्व है, उसके खुद के रंग से नहीं, कि अगर वो गोरी चिट्टी है तो गोरा चिट्टा ही दूल्हा चाहिए, गोरा चिट्टा लड़का है तो उसे दुल्हन गोरी चिट्टी चाहिए। यहाँ जीवन साथी के रंग का महत्व है, खुद के साथ कंपेयर नहीं करना। मतलब एक शुक्र खाना नंबर 7 वाला ना एक नॉर्मल परिवार की लड़की या लड़का ले आएगा, एक क्लास शादी चलती, एक क्लास शादी के बाद उन्नति होती है। वो हम पहले उन्नति वाला ढूंढ रहे हैं तो वो नीचे जाएगा। हम पहले देख रहे हैं कि गुण तो मिल गए हैं, गुण तो 28 मिल गए, 26 मिल गए, तो लेकिन रंग कौन मिलाएगा। और एक बात बता दूं, चंद्र खाना नंबर 11 वाले को एक सलाह दी गई है कि शुक्रवार वाले दिन और तारों की छांव में कन्यादान लेना नहीं है, देना नहीं है, डोली घर से विदा नहीं करनी और डोली घर लेके भी नहीं आनी। यहाँ देखिए पुराने जमाने में डोली ही कहते हैं, आज भी हम डोली ही कहते हैं, डोली ही कहते हैं। शुक्रवार का दिन और तारों की छांव, चंद्र 11 टोटली बनाई है। जगमोहन जी, कई बार ऐसे होता है कि घर में पिता हैं, भाई हैं, जैसे आपने बताया कि जो अपनी बेटी का, बहन का, या मतलब घर में किसी की भी शादी करेगा, कई बार ऐसे होता है कि पिता मुखिया होता है पर भाई का जो चंद्र 11 वाला जो आपने बताया, क्या वैसे भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल अगर उसकी पिता बहन करेगा है ना। मैंने तो परिवार के सभी सदस्य, परिवार में किसी एक सदस्य का चंद्र 11 तो सारे परिवार की शादी कन्यादान शुक्रवार और तारों की छांव में मनाई है। और ऐसे ही मैं और राज की बात बता दूं, लाल किताब वालों को बहुत कम मालूम होगा, सूर्य खाना नंबर 7 7th हाउस का सूर्य संडे की शादी भी अलाउ नहीं करता। संडे को की गई शादी नहीं चलती, दुखों से भरी होती है, निकम्मी औलाद मिलती है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं टोक रहा हूँ, कि शादी तो कई बार संस्कारों से चल जाती है लेकिन उसके फल अच्छे नहीं मिलते। ये जो बातें अभी आपने की, जब शादी करते हैं लड़के लड़की की तो 2 जन की ही कुंडली मिलाई जाती दोनों है, की देखी लड़के या लड़की की। पर ये जो आपने अभी बात की, उसके लिए दोनों परिवारों की भी कुंडली और ग्रह दशा देख के ही शादी। कई बार जैसे कि अभी मैंने बात करी है कि परिवार में किसी का चंद्र 11 ना हो, तो जब गुण मिलान के लिए जाते हैं तो एक ही जाएगी ना, लड़के या लड़की की। अब सारे परिवार की कुंडली तो कोई लेके नहीं जाता, वही वो टेंशन वाली बात होगी। मैंने जो मेरे पास आते हैं ना व्यक्ति, चंद्र उनका अगर 11 है या इस उम्र का व्यक्ति मेरे पास है जिसका चंद्र 11 है, मान लो 50-55 साल की उम्र है, तो मैं उसे हिदायत दे देता हूं कि अपने बच्चों की शादी शुक्रवार को नहीं करनी, क्योंकि मैं अपना फर्ज समझता हूं। अगर 22-25 साल का लड़का मेरे पास आता है तो मैं उसे कहता हूँ तू अपनी शादी और अपनी भाई बहनों की शादी भी शुक्रवार या रात के समय नहीं करनी, क्योंकि ये मनाही है। कई बार ना एक की कुंडली से सारे परिवार का, कुछ मामलों में ये नहीं कि आपको कि एक की कुंडली दिखा के सारे परिवार का पता चल जाए, लेकिन कुछ बातों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अब आती है बात, और शुक्र और राहु दोनों आपस में दुश्मन मानेंगे, ग्रह भी दोस्त और दुश्मन होते हैं। शुक्र को लाल किताब में उम्र दी गई है 25 साल। शुक्र राहु एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में हो तो 25वें साल शुक्र की उम्र है, 21वें साल राहु की उम्र। शुक्र 25-21 राहु की शादी मना है। ऐसे ही सूर्य और शुक्र जिन जन्म कुंडलियों में एक साथ हैं उनको भी शुक्र की उम्र 25वां साल और सूर्य की उम्र 22वां साल शादी नहीं करनी है। शुक्र राहु वाले 21 साल लगाई जाएगी, 25 तो शुक्र की है, और
सूर्य शुक्र वाले 22वें साल, 21 और 22 दोनों शादियां आ गई। तो अक्सर जन्म कुंडलियों में आपको सूर्य शुक्र एक साथ मिल जाएंगे। तो एक यूनिवर्सल रूल बना लीजिए कि 22वें साल और 25वें साल शादी नहीं करनी, या तो बल्कि बेटर है हम्म कि हम 25वें साल के बाद ही शादी करें। कैरियर ओरिएंटेड बच्चे हैं आजकल, वो तो स्टडी कर रहे हैं। 25 साल तक तो आजकल के बच्चे करते ही नहीं हैं। तो ये तो एक टेक्निकली और प्रैक्टिकल लॉजिकली बात भी है कि 25 साल तक तो पढ़ाई में करियर बनाने में हर किसी को लग ही जाता है। लेकिन तो मैं आपको एक बात जी। बता दूं, हम्म होता नहीं है, होता नहीं है। बच्चे भाग कर शादी कर लेते हैं। अच्छा, जिनकी कुंडली में ऐसा होता है हाँ, वो करेंगे। जिस चीज की मनाही है वो हो जाता है, जी। हो जाता है, तभी तो दुख भोगते हैं हम। हम्म जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी मना कर दो, इनको नहीं मानते। माँ बाप तो वैसे ही चिंतित है। लड़की जब 19 साल की होगी, 20 साल की हो गई, तो उनको चिंता लग गई। तो लेकिन मैं कहता हूँ जन्म कुंडली जरूर चेक करवा लो। शादी के समय किए गए उपाय बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि चंद्र खाना नंबर 11 की बात करी है, ऐसे ही बुध खाना नंबर 6 जिस व्यक्ति का होगा, अगर वो अपनी बेटी की शादी उत्तर दिशा में कर देगा, जहां उसका अपना मकान है, वहां से उत्तर दिशा, चाहे सेम शहर है चाहे अलग शहर है, शादी नहीं की, मतलब अब शादी करने के लिए दुखी दिशा होगी भी लड़की। देखना होगा। उसकी बहन जिसका हम्म बुध खाना नंबर 6 में है, अगर उत्तर दिशा में ब्याही गई बेटी या बहन बुध 6 वाले की, तो वो दुखी हो जाएगी। शादी चाहे चले, दुखी रहेगी, दुखी रहेगी, हद से ज्यादा दुखी रहेगी। इस दुख में कौन सी चीजें मतलब होती हैं जिनके कारण दुख होता है? हो सकता है उसकी परिवार से ना बने, पति मारता पीटता हो, गरीबी से दुखी हो, औलाद से दुखी हो, परिवार में वो इज्जत सम्मान ना मिले। क्योंकि लड़की कई बार माँ बाप को बताती नहीं है, जुल्म सहती रहती है। हम लोगों को यही समझाया गया है शुरू से, यही कि जो ससुराल हाँ में भी हो रहा है वो उस घर से तुम्हारे, अर्थी निकलनी हाँ चाहिए। लेकिन बिल्कुल, आजकल अब तुम्हारे थोड़ी सी कर्म है वो। अवेयरनेस आ गई है, हम्म बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो इन बातों का महत्व तो है। सावधानी रखने में क्या जाएगा। अगर बेटी या बहन जिद कर रही है और उस जिद यही है कि उसने वही शादी करनी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं लड़का उत्तर दिशा में ही रहता है, तब ये बात है कि उसका मकान बदलवा दिया जाए कि वो उत्तर दिशा में ना रहे, या अपना बदल लो, ताकि बेटी तो सुखी रहे ना। पर सर कई बार ऐसे होता है लोगों के पुश्तैनी घर होते हैं और मकान बदलना बड़ी आजकल ना, समस्या हो जाती आजकल है। पुश्तैनी मकान के साथ मोह तो सबका है, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, जो लव मैरिज करें, हो सकता है कि वो जहाँ रहते हैं उसके अलग स्टेशन में उनकी पोस्टिंग हो, लेकिन अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। कि बेटी को दुखी कोई नहीं देख सकता, बहन को दुखी कोई नहीं देख सकता, तो अवॉइड कर लेनी चाहिए। मकान वो नहीं बदल सकते, खुद आप खुद बदल लो। खुद नहीं बदल सकते तो उनका बदलवा दो, इसी में भलाई है, बाद में क्यों पछताना। ऐसी बहुत सारी शादियां देखी हैं जो बाद में सिर्फ लापरवाही कि जो होरोस्कोप नहीं मिलाएगा उसी वजह से टूटती हैं। अच्छे अच्छे परिवार हैं, अच्छे खानदान हैं, अच्छी प्रोफाइल वाले परिवारों में भी यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो भी टूटती देखी गई हैं। वजह एक तो उत्तर दिशा भी हो सकती है, उम्र भी हो सकती है, वार भी हो सकता है, या जिस चीज के लिए मनाही थी। अब अच्छे परिवार हैं, दोनों क्लब में मिलते हैं, लड़के लड़की का अफेयर हो गया, अब लव मैरिज। तो शुक्र खाना नंबर 5 लव मैरिज टोटली मनाही है। जैसे ही ये शादी करेगा, लड़का या लड़की काउंसलिंग करके अपने माँ बाप को, भाई बहन को, परिवार को मनाते हैं कि मेरी यहीं शादी कर दो। तो शुक्र दोनों में से जिसका 5 है, अगर उसने काउंसलिंग करके या जबरदस्ती
अपने माँ बाप को मनाया है। बाद में वो कहते हैं लव कम अरेंज, लेकिन मनाया है, भाग के शादी की है, माँ बाप से चोरी शादी की है। तो ये शादी भी कोई खास अच्छे रंग नहीं दिखाएगी, खास करके औलाद के मामले में। कई बार ऐसी शादी औलाद ही नहीं देती, कई बार कम उम्र की औलाद देती है, कई बार वो औलाद मिलती है जो कहती है बड़े होके कि आपने मुझे पाल पोस के मुझ पर एहसान नहीं किया। कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि तेरी जगह कोई और ही पैदा हो जाता या तू पैदा ही ना होता। तो ये शुक्र 5 लव मैरिज के लिए माँ बाप की मर्जी के बिना की गई शादी इसी नतीजे पर आकर खत्म होगी। मेरा यही सवाल था आपसे, शादी की बात हो रही थी तो मेन फैक्टर लव और अरेंज मैरिज का हाँ, ही देखिए था। उपाय हैं। हुँ, शुक्र खाना नंबर 6, हुँ, शादी के समय अगर उपाय ना किए गए तो दुल्हन के घर आते ही, चाहे लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 है, चाहे लड़की की जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में है, तो जो लड़की के अगर वो जिस घर में जा रही है, अगर लड़के के तो जब लड़की दुल्हन घर आ रही है उसके बाद घर का सोना चांदी खत्म हो जाता है, मतलब कैरियर या पैसा दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। फिर दोष देते हैं कि जब से इस लड़की ने घर में पांव रखा है हम पीछे जा रहे हैं। पर इस चीज़ से ये भी क्लियर होता है कि सिर्फ लड़की का ही नहीं कसूर, हाँ, इसमें खुद लड़के की की जन्म कुंडली। कुंडली भी तो है ना। बिल्कुल, दोष तो बिल्कुल। खुद की जन्म कुंडली का है हुँ, कि अगर शादी के समय उपाय ना किया तो शादी के बाद दिन ब दिन पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे ही चंद्र खाना नंबर 3, यहाँ भी हिदायत है शादी के समय उपाय करो। राहु खाना नंबर 7, शादी के समय उपाय करो। चंद्र 11 तो आपको बोल ही दी है, शुक्रवार की शादी मना है, रात की शादी मना है। उम्रों को लेकर बहुत जगह जिक्र किया गया है कि किस उम्र में शादी नहीं करनी। शुक्र खाना नंबर 4, ये कहा गया है कि जिससे शादी करते हो उसी से दोबारा शादी कर लो, ताकि एक तो दो शादी का योग टूट जाए। कहते हैं ना कि मेरे तो किसी पंडित जी ने बोल दिया कि एक से ज्यादा शादी होगी, तो लाल किताब में भी इसका उपाय भी दिया गया है कि कि बंदे अपने से ही कर लो। उसी लड़के से जिससे हुँ, शादी हो उसी लड़के से या लड़की से दोबारा शादी कर लो। शुक्र खाना नंबर 4, पहली शादी से औलाद शायद ही मिले। ज्यादातर शुक्र खाना नंबर 4 वाले दो शादी करते हैं, दो शादी हो जाती है। दो शादी ना हो तो उसी लड़के या लड़की से दोबारा शादी करवा देते हैं, औलाद मिल जाती है। ऐसे ही राहु खाना नंबर 5, दोबारा शादी उसी से। तो मतलब ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि दो शादियां हो जाएंगी, लेकिन लाल किताब आपको उसका दो शादी ना हो उसका रास्ता भी दे रही है। लेकिन अगर पहले देखिए, उम्र का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, उम्र का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे ही बृहस्पति खाना नंबर 1 हो लड़के के, तो शादी के बाद परिवार में बहुत बड़ा बिखराव आ जाता है, बहुत बड़ा बिखराव आता है। तो वो बिखराव ना आए उसके लिए बहुत सारी सावधानियां हैं, बहुत सारे परहेज हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन ये बातें तभी हो सकती हैं जब हम किसी से मिलते हैं। ये पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि हमने लोगों को डराना है, हुँ, मतलब ये है कि हमने आपको अवेयर करना है कि आपने शादी, मैं कहता हूँ जिससे भी करनी है, चंद्र खाना नंबर 11 में है, जिससे भी शादी करनी है करिए। शुक्रवार को ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शाम के समय कर लीजिए, दिन के समय कर लीजिए, क्या जाएगा। सिख परिवार ज्यादातर शादी रविवार को संडे को करते हैं, दिन में करते हैं। लेकिन अगर सूर्य खाना नंबर 7 में है तो मैं कहता हूँ संडे को ना करो,
संडे को शादी ना करो क्या है। पर जी और कोई शुभ दिन निकाल सकते जी हैं। पर अगर सिख परिवारों की आप बात करते हो तो बहुत सारे लोग नहीं मानते कुंडली मिलान या ग्रहों को। हाँ, वो नहीं नहीं मानते मानते। तो मैं ये बता देता हूँ हम्म, कि सूर्य खाना नंबर 7 में जिन व्यक्तियों का जन्म, जिन लड़कों या लड़कियों का जन्म शाम के समय हुआ है, उनका सूर्य खाना नंबर 7 में होता है। जी, वो संडे को शादी ना करे जिनका हाँ, शाम का शाम के। जन्म है। अगर पर्टिकुलर चेक करें तो एक बार हम्म। कुंडली चेक करवा लें कि जी। हमें संडे की शादी मना है या नहीं है। क्योंकि सूर्य पहले जब सूर्य उदय होता है सनराइज के समय खाना नंबर 1 में होता है, तो फिर ये एंटी क्लॉक 12, 11, 10 2-2 घंटे बाद करता जाता है, शिफ्ट होता जाता है। जी। तो अगर शादियों में लव मैरिज और अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रिश्ते हैं, उनमें दिक्कत आती है मंगल को लेके, मांगलिक बोलते हैं। तो लड़की के मांगलिक होने से या लड़के के मांगलिक होने से मतलब दोनों में से कोई एक अगर मांगलिक हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है ज़िंदगी पे? देखिए, ये सदियों से बात चली आ रही है, हुँ। लेकिन लाल किताब में मांगलिक को कम महत्व दिया गया है, कम। शादी के समय किए जाने वाले उपायों को, शादी किस दिन वार किस उम्र में मनाही है, ये नहीं कहा कि इस उम्र में कर लो, इस उम्र में नहीं करनी, जो मनाही है वो मानो। मांगलिक मैं ये कहता हूं, जब मंगल खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और 12, टोटल 12 भाव हैं कुंडली के, 12 हुँ। खाने हैं, तो जी। 5 में मंगल है तो मांगलिक है। हुँ। तो हर 2 घंटे बाद जन्म कुंडली ने मंगल ने जाना है। मतलब एक दिन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 40 से लेके 43% तक तो दुनिया मांगलिक है। मांगलिक है तो मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। मंगल को लेकर इतना शादी के समय भयभीत रहना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप मानते हैं तो मैं ये कहता हूँ जिस जन्म कुंडली में इन्हीं भाव में जो मांगलिक है, बुध साथ हो मंगल के साथ केतु हो, तो हम कहते हैं कि कोशिश करो कि मांगलिक लड़का या लड़की ही मिले। वो मंगल अच्छा नहीं माना गया जब बुध या केतु मंगल के साथ एक साथ दोनों ग्रह 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में हो। तो मांगलिक को लेकर लोग जो इतना डरते हैं, क्या मांगलिक होना अपने आप में गलत है ग्रहों के हिसाब से या मांगलिक होना अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है जी। जी। जंगल में मंगल, मांग घर में मंगल कार्य मंगल ही देता है ना। तो शादी को लेकर कुछ सावधानियां हैं, कुछ परहेज हैं। अगर आप मानते हैं तो मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी, आसानी से मिलेगी। अगर दोनों मांगलिक होते हैं, तो लेकिन शादी लाल कैसे किताब वाले चलती मैं है? कहूंगा नियम जरूर मानो। हुँ। जिस साल शादी की मनाही है मांगलिक होने पर भी अगर सूर्य खाना नंबर 7 में है तो संडे की शादी नहीं करनी, 22वें साल में शादी नहीं करनी। सूर्य की उम्र 22 साल है, 22वां साल, और शाम की शादी मना है। जी। बहुत सारी बातें हैं, चैप्टर है शादी का, आज का विषय हमारा शादी का है, तो कई बातें मैं भी भूल सकता हूँ, कुछ बातें अगर आप पूछेंगी तो वो याद भी आ सकती हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि सब कुछ याद है सब, लेकिन जब बोलने लगते हैं कुछ ना कुछ रह जाएगा, रह जाता है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि शादी दो बहुत है ना, बड़ा बिल्कुल। दोनों के दिमाग में बात नहीं आ रही। हाँ, जब जन्म कुंडली सामने आती है और शादी का सवाल होता है तब बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, रह जाती हैं, हो जाती हैं कि ये सावधानी शादी के समय, ये शादी के समय उपाय जरूरी है। अब बात आती है इसी को लेके, कुछ ग्रह बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। जी, कौन-कौन से ग्रह? ये शादी वाली बात नहीं, वैसे कुछ ग्रहों को अशुभ माना गया है।
उसके साथ कुछ पहचान है। जैसे कि शनि खाना नंबर 8, शनि खाना नंबर 8 वाले को मना किया गया है कि वो बंद गली या तंग गली में ना रहे। अब लड़की की जन्म कुंडली में शनि 8 है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस लड़की की शादी वहां मत करना जहां गली बंद हो या तंग गली हो। शादी से ताल्लुक ना होते हुए भी फ्यूचर के साथ तो ताल्लुक है ना। तो यही बातें बहुत गौर करना पड़ता है कि हम क्या हिदायत दें। अब शनि खाना नंबर 8 में शादी बढ़िया चल रही है, लेकिन वो बंद होगी, उन्नति बंद होगी, सब कुछ रुक गया है। तो वो बंद गली का मान वहां मकान, वहां बंद गली का मकान इम्पैक्ट दे रहा है, अपना अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो कहाँ जाना है, कुछ जो सावधानियां होती हैं जन्म कुंडली देख के अलग से बताई जा सकती हैं। अब मकान सबसे बढ़िया होता है जिसकी 4 कॉर्नर हों, लेकिन 90 डिग्री के हों, मकान टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो जब मंगल लगन में है या शुक्र खाना नंबर 2 में है, तब यहाँ मकान का भी महत्व है। तब मैं लड़की को कहूंगा कि ऐसे मकान में मत जाओ जो मकान टेढ़ा मेढ़ा हो। मतलब ये है कि हम चाहते क्या हैं, कैसा, कितना परहेज, कितना बचाव कर सकते हैं, शादी से पहले वो आपको गाइड किया जा सकता है। कि मैंने बहुत लोगों को कहा है, लेकिन आजकल तो कहते हैं कि मकान देखने जाएंगे तो पता चलेगा ना। तो मकान टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई गोमुखी कहता है, कोई शेरमुखी कहता है, कोई बिल्कुल बर्फी कट होता है। तो ऐसे मकानों में रहने वाले व्यक्ति ज्यादातर सुखी नहीं रहते, जबकि ये कहा जाता है कि गोमुखी मकान सबसे बढ़िया है। मकान और शेरमुखी मकान में फर्क क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, फ्रंट जो होता है ना मकान का, अगर वो कम है तो पीछे ज्यादा है। मान लीजिए फ्रंट है 18 फुट, 20 फुट और पीछे है 26 फुट, तो वो मकान गो गाय होती है ना, उसके मुख की तरह खुलता जाता है। गाय का मुख देखिए, आगे से टाइट है, पीछे से ऐसे होता है। शेर आगे से खुला होता है, पीछे से टाइट होता है। तो जो आगे से ज्यादा है, पीछे से कम है, उसको शेरमुखी कहा जाता है। तो शेरमुखी मकान में रहने वाले सारे लोग दुखी 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 ही रहते हैं। शेरमुखी मकान किसी को सूटेबल नहीं है। गोमुखी तो सूटेबल है सूटेबल, लेकिन सबको वो सूटेबल नहीं है। तो इसलिए सबसे बढ़िया मकान वही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। जितना फ्रंट है उतनी बैक हो, जितनी लंबाई एक साइड वाली है दूसरी साइड भी उतनी ही हो। कम ज्यादा हो जाना, ज्यादातर लोग कह देते कि ईशान कोण बड़ा हुआ अच्छा होता है, तो कुछ जन्म कुंडलियों के लिए ये भी अशुभ प्रभाव देता है। तो ये एक वास्तु का, मकान कुंडली का नियम है लाल किताब में। हम लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब ने ज्योतिष को लेकर ऐसा कोई भी विषय अछूता नहीं रहने दिया। फेस रीडिंग है, फेस रीडिंग है, हस्तरेखा है, वास्तु है, आपकी आवाज कैसी है, आपकी चाल कैसी है, आप देखने में कैसे लगते हैं, मोटी मोटी निशानियां बता दी गई हैं। मंगलिक बात चली थी ना, मंगलिक की, अब बात आ गई फेस रीडिंग की। मांगलिक लड़का या लड़की, नीचे का होंठ अगर मोटा तो शादी के सुख नहीं मिलते। तो ये बातें जब हम जन्म कुंडली के साथ साथ व्यक्ति को, लड़के या लड़की को देखते हैं तो खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। खुद ब खुद तजर्बा भी है, स्टडी भी है।
स्टडी से ज्यादा तजर्बे का महत्व हो जाता है कई बार। एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर एक नक्शा बना के देता है, और एक मिस्त्री जिसने 40 साल अपने हाथ से काम किया, वो देख के कह देता है कि ये गलत बना है, ये चीज हो ही नहीं सकती, और वास्तव में वो होता ही नहीं है। ये बहुत देखा गया है। अक्सर जब आर्किटेक्ट लोग सीढ़ी बनाते हैं ना, तो सीढ़ी कई बार उनसे सही तरह से बनती नहीं है नक्शे में। मिस्त्री कहता है ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं उठाया जा रहा, या यहाँ पर ये जो बीम दे रहे हैं ना, ये गलत दे रहे हैं, और वास्तव में वो सही होता है, वो प्रैक्टिकल है। तो हाँ, तो इसी तरह हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, जो 40 साल का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है, वो भी महत्व रखती है। अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, तो बिना जन्म कुंडली हम कह देते हैं कि ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा। देख के, अगर आप जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात की, फेस रीडिंग की बात की, तो बहुत सारे आजकल के यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम कुंडली में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे फेस रीडिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरोलॉजी में हैं। वो तो जी, ये बातें नहीं बताएंगे आपको। जी, वही चीज़। वो आप उनके पास गए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो कहेंगे हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन जो काम नहीं हो रहा, उसका उपाय तो वो लाल किताब ही देगी। समस्या है तो हल लाल किताब देगी। जी। जगमोहन जी, अगर हम इन चीज़ों को मोटा-मोटा मतलब देखें, एक्सप्लेन करने के लिए हो कि लाल किताब के मुताबिक कौन-सी लड़की फेस रीडिंग के हिसाब से अच्छी होती है शादी के लिए, और कौन-सा लड़का अच्छा होता है शादी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो नीचे का होंठ देखिए आप। जी। नीचे का होंठ अगर मोटा है, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो शादी के सुखों में कमी दर्शाता है। जिस लड़की की गर्दन लंबी है, पुराने जमाने में सुराहीदार गर्दन, वो सौभाग्यवती मानी गई है। लड़का गर्दन लंबे वाला, सुराहीदार गर्दन वाला अशुभ माना गया, अभागा माना गया है। हाँ, तो ऐसे देख के ना, देखिए पर्टिकुलर कई बार चाल से पता चल जाता है, चाल ढाल से। पुरानी औरतें, पुरानी बुढ़ी महिलाएं चलती लड़की को देख के बता देती हैं ये प्रेग्नेंट है, और पेट में पड़ रहा लड़का या लड़की क्या है, बता देती थी चाल देख के ही। तो ये तजर्बा होता है। कुछ बातें लिखी गई हैं हमारे ग्रंथों में, जिन्हें हम भूल चुके हैं ज्यादातर। अगर नाक और होंठ के बाद नाक और आँखों की या कान की बात करें, तो कैसे पता चल सकता है कि ये सही रहेगा पार्टनर या नहीं? सबसे पहले तो संस्कार मिलाए जाने चाहिए, और दोनों जब बैठ के सामने बैठे हैं लड़का और लड़की, तो हाव भाव भी बता देते हैं। जन्म कुंडली नहीं है किसी की भी, अगर नहीं है, लेकिन कई बार उनके पास डेट ऑफ बर्थ या अंदाजा टाइम तो होता है ना, तो लाल किताब में ये भी है कि मान लीजिए उसके पास सिर्फ जन्म तारीख है, शुक्र और राहु जैसे मैंने बात करी है, अगर उस दिन एक साथ थे, तब मैं उम्र को महत्व दूंगा। 25वां साल और 21वां साल शादी ना की जाए। अगर उस दिन सूरज और शुक्र एक साथ हैं, तब मैं महत्व दूंगा 21वें साल को शादी ना की जाए। शुक्र के लिए तो 25वां है ही ना। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति कहेगा कि शाम के समय जन्म हुआ है, तो मैं फिर कहूंगा कि संडे को भी अवॉइड कर लो। जब दिन हमें मिल जाता है, तो उस दिन लगभग ग्रह सेम ही रहते हैं, उनकी प्लेसमेंट हाउस की बदल जाती है कि शुक्र और राहु किस भाव में रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही। हाँ, ऐसे होता है कई बार ना, उसी दिन चेंज हो रहे हों। कभी तो शुक्र और राहु एक साथ नहीं होंगे ना, जब वही घड़ी का टाइम बताया जाए जिस समय वो अलग हो रहे हैं,
तब भी हम कहेंगे कि ना ही करो इस उम्र में, 1 साल 6 महीने और रुक जाओ, कोई नुकसान नहीं है। शादी के लिए, शादी के बाद सारी जिंदगी चलनी है। अच्छी जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, तो शादी को लेकर जो सावधानियां हैं, जो उपाय हैं, वो जरूर करने चाहिए, जरूर और जरूर करने चाहिए। खर्च कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, 1-2 ग्रहों की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है, तब कई बार पैसा खर्च होने वाले उपाय आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सोना और चांदी। लाल किताब लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सस्ते उपाय देती है। सस्ते हैं, जब हम 20 करोड़ शादी पे लगा रहे हैं, तो 1 लाख का सोना तो उस हिसाब से सस्ता है। हाँ, अगर आप 3 कपड़ों पे कह रहे हैं कि हमने लड़की भेजनी है, तब 20,000 भी ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा और कम को छोड़कर उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं, तो शादी के समय की जाने वाली सावधानियां, परहेज, उपाय हर हालत में अपनाने चाहिए। जो बातें इस पॉडकास्ट में रह भी गई हैं, जब कोई जन्म कुंडली दिखाएगा तो हो सकता है कि वो आ जाए। तो जैसे ये सारी बातें हैं, उम्मीद है कि आपके लिए ये सारी जो गाइडेंस हैं, ये जो सारी बातें हैं, बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर इन बातों के अलावा जगमोहन जी, हम अगर शादी की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है जब शादी होती है लड़के या लड़की की, ज़्यादातर ये होता है कि लड़की जब अपने मायके में होती है, शादी करके ससुराल में जाती है, वहाँ पे उनती होती है, पर मायके में उनती नहीं होती। तो एक ना नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये भाग्य अपने साथ ही लेगी, हमारा घर खाली हो गया। तो ये पर्टिकुलर क्यों चीजें होती हैं? शादी के बाद लड़की सब कुछ लेगी, तो मैं कहता हूं दामाद अच्छा नहीं चुना गया। जी। जैसे कि शनि दो पहले बोला है, दामाद ने मकान बनाया, ससुराल का मकान बिक गया। कुछ बातें शादी को लेकर, खास करके बेटी को लेकर बहुत ज्यादा बताई जाती हैं। चंद्र और बुध, 2 ग्रह जब 11th हाउस में होंगे, 11वें भाव में होंगे जिस व्यक्ति के, जब वो कन्यादान करेगा ना, उसके बाद उसके घर में लहर बहर हो जाना जिसे कहते हैं, उस तरह का हो जाता है। तो जब चंद्र और बुध 11 वाली जन्म कुंडली मेरे पास आती है, हम्म। तो उनके पास बेटी मिलती ही नहीं है। हम्म। मतलब वो परेशान है। तो मैं कहता हूँ कन्यादान करो, वो कहता है मेरी बेटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कह देता हूँ कि आम जहाँ गरीब कन्या की शादी हो रही हो, वहां कुछ डाल दो, हिस्सा डाल दो, कुछ दे दो, और उन माँ बाप से रिक्वेस्ट कर दो कि वो आपको कन्यादान करने दे। पंजाबी सिख परिवार वाले कहते हैं पल्ला पकड़ाना, तो मैं कहता हूँ पल्ला पकड़वा दो किसी का। एक तो आपने कन्यादान कर दिया, दूसरा एक गरीब परिवार की मदद कर दी। चंद्र बुध 11 वाला ज्यादा से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी में हेल्प करे, बहुत आगे बढ़ेगा। अपनी बेटी है उसकी, जब कन्यादान करेगा बहुत ज्यादा धन दौलत उसके पास आएगा। शनि खाना नंबर 7, बुध खाना नंबर 3। ऐसा दामाद अगर मिलता है तो ले लो। ससुराल में उन्नति, जिस लड़के की जन्म कुंडली में शनि 7th हाउस में है, बुध 3रे हाउस में है, 3rd हाउस में है, ये दामाद ए क्लास है। क्योंकि ससुराल में उन्नति, शनि 2
जैसे जैसे वो अपना सामान बनाएगा ससुराल में, उसी सामान की कमी आएगी। उसने मकान बनाया, ससुराल का मकान बैंक ने नीलामी पे लगा दिया। तो ये बातें हैं। हाँ, देखिए, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, और मैं दर्शकों को बता दूं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर स्क्रिप्टेड होता तो जो बातें इस समय दिमाग में नहीं आ रही शादी को लेके, वो सब लिख के लाते हम लोग, पहले रिहर्सल करते। तो ये बिना, एक तरह से ना, जितनी याद है दिमाग में शादी को लेके बातें, जब मैं खुशबू जी के साथ बैठा आज 5 मिनट पहले, तो कहते क्या टॉपिक लेना है, तो कहते पिछली बार प्रॉमिस किया था कि हम शादी का टॉपिक लेंगे, तो शादी का लेते। मैंने कहा ठीक है जी। कुछ बातें रह सकती हैं, आज भी रह सकती हैं, बहुत सारी रह सकती हैं। जी। तो एक बात फिर रहेगी जी। शादी में दहेज का महत्व। हम्म। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेड जरूर लेके जाएं, बेड जरूर लेकर जाएं। परिवार बढ़ोतरी के लिए बेड का सबसे ज्यादा महत्व है। ससुराल से मिला हुआ पलंग, पुराने जमाने में पलंग होता था, परिवार में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज्यादा सहायक होता था। आजकल हम पलंग देते ही नहीं, क्योंकि आजकल पलंग पे सोते नहीं हम लोग। तो अब बेड है, तो बेड भी जो देना है ना, तो पलंग के पाए होते हैं ना, तो बेड भी आप पाए वाला दीजिए। पाए का भी महत्व है। पाए जो है केतु माना गया है, केतु बेटा माना गया है। बेड शुक्र माना गया है। जब शुक्र अच्छा होगा तो केतु अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। शुक्र मतलब पत्नी अच्छी है, सेहतमंद है, खुशहाल है, तो औलाद भी उसी तरह की आएगी। जब खुद बीमारियों से भरी हुई है पत्नी किसी की, तो औलाद कैसी मिलेगी। शुक्र अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है अगर ससुराल से बेड आ जाए। केतु अच्छा हो जाता है। आजकल छोटे से छोटे घरों वालों ने भी जो बेडरूम बना रखा है ना, पीछे वॉलपेपर लगे हुए हैं, पैनल लगे हुए, लकड़ी का काम हुआ है, तो उसी हिसाब से बेड बन रखा है। तो आजकल हम लोग दहेज से भी नफरत करते हैं या लेना नहीं चाहते। जी। पर जगमोहन जी, आपको ये नहीं लगता कि चलो उपाय के हिसाब से बेड तो दे दे, दहेज लेना ससुराल से लड़के के लिए अच्छा है या नहीं? बृहस्पति खाना नंबर 7, हम्म। स्त्री धन बहुत फलता है, तरक्की होती है। जिस लड़के के बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, लोग चाहे गुस्सा करें, उसको जितना ज्यादा दहेज मिलेगा वो उतना ही फलेगा। और किसको नहीं फलता? ये तो कोई भी नहीं है जी, फलता है तभी हमारे संस्कारों में बनाया गया है। मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सोच समझकर निर्णय लिया हुआ है। दहेज में बर्तन अगर आप देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं परात दो, ताकि उसके रसोई में बरकत रहे। पीतल की परात दो। तो आमतौर पे पीतल की परात बहुत सारे लोग देते हैं। देनी चाहिए, पीतल के बर्तन देने चाहिए, ताकि उसकी रसोई में भी बरकत रहे। औलाद की बरकत के लिए तो हमने पलंग दे दिया, बेड दे दिया, और रसोई में बरकत रहे तो पीतल के बर्तन आजकल कोई प्रयोग तो नहीं करता, भूल जाइए सारे बर्तन। परात तो दी जा सकती है। हमारे परिवारों में, हिंदू परिवारों में कई जगह आज भी रिवाज है कि कुछ दुल्हन साथ लेके जाती है, कोई ड्राई फ्रूट, खाली परात ना दो आप, उसको भर दो। जैसे फ्रूट की टोकरी होती है, ड्राई फ्रूट की टोकरी होती है, तो आप टोकरी जगह परात लगा दो। मतलब जब हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास हजारों तरीके हो सकते हैं, नहीं देना चाहते तो लाखों तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका ये, तो हम वहम नहीं करते जी, हम ये बातें ही नहीं मानते।
आज का उपाय के तौर पर भी हम जब कहते हैं ना कि ससुराल से सोना आना चाहिए, कहते हैं हम मांगते अच्छे नहीं लगते, तो लेकिन फिर कुछ समय बाद वही परिवार आता है कि महाजन जी हमने गलती कर ली, हमने आपका कहा नहीं माना, आपने बता भी दिया था। बहुत लोग हैं, शादी को छोड़ दीजिए आप एक मिनट के लिए, जिस व्यक्ति को ज्योतिष के आधार पर जो बताया गया उसने नहीं किया, बाद में वो आया ही आया कि हमने गलती कर दी, वो चीजें तो सुधार हो सकता है, शादी नहीं सुधारी जा सकती। इसीलिए शादी को लेकर ज़्यादा इसीलिए मैं कहता ज़रूरी हूं कि बाद में मेरे को ये मत कहे कि महाजन जी हमने गलती कर दी, आपकी बात नहीं मानी, लालच कि थोड़ा पैसा लगेगा, महाजन जी फीस लेंगे, नहीं जाते। लड़का तो अच्छा मिल ही गया है, लड़की अच्छी मिल ही गई है, बच्चे अपनी मर्जी से कर ही रहे हैं, तो महाजन जी ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि शादी के समय परहेज, या मैं लिख के दूं शादी के समय उपाय जरूरी। मोटी बातें तो मैं लिख देता हूँ, 22वें साल में शादी ना की जाए, 21वें में ना की जाए, 24वें 25वें में ना की जाए, ये लिख देता हूँ। परहेज उपाय नहीं लिखता, वो मैं कह देता हूँ शादी से पहले संपर्क करें, क्योंकि नहीं करते तो उनके हम्म अब तो उन पे है ना। हुँ, क्योंकि हर चीज़ मुझे लगता है हर लड़का लड़की के ग्रह अलग-अलग हैं, उपाय उनके हिसाब से अलग-अलग होंगे। बिना कुंडली के अगर आप उपायों की बात करो या शादी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके जन्म के हिसाब से जन्म तारीख के, समय के हिसाब से हर एक चीज़ को देखना होता है। तो अगर वो चीज़ उपाय का मुझे लगता है वही फ़ायदा है अगर जो हमें असर भी दे, जो हमारे लिए अच्छा उपाय हो। जो होते हैं ना, तो हुँ, पंडित जोशी ने खुद नहीं करने, हुँ, आपके हाथों से करवाने हैं, हुँ, आपके परिवार के हाथों से करवाने हैं, हुँ, तो उसमें तो कुछ छल कपट रह ही नहीं गया ना बिल्कुल, कि आप मुझे पैसे दो तो मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा, हुँ, वो नहीं है लाल किताब में। जी, पूजा का महत्व है जी, कि ये पूजा करवाने से आपको ये फल महत्व है, लेकिन इस शादी के समय उपाय, परहेज, सावधानियां ही ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट की जाती हैं। जी। सो जगमोहन जी, जो भी हमने आज बातें की, मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत ये जो गाइडेंस है अच्छी रही होगी। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपके परिवार में शादी है या आप अपनी शादी को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जगमोहन जी से संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए जो नंबर्स हैं उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी जो और परेशानियाँ हैं, उनका भी आपको कुंडली के हिसाब से हल मिल सकता है। तो जगमोहन जी, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई होंगी। तो अगर जो दर्शक हैं हमारे, जिनको किसी बात के लिए कुछ जानना है, तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं ताकि जो डेडिकेटली अगर जो ज़्यादा चीज़ होगी क्वेश्चन में, तो अगला हमें पॉडकास्ट हमें हम ना उस पे उससे कर एक सकते टॉपिक हैं। भी मिल जाता है, आपके बिल्कुल। कमेंट हमें टॉपिक भी देते बिल्कुल, जो हैं। अगला पॉडकास्ट है उसी हिसाब से हो सकता है कि ज़्यादा आपके लोग जो जो जानना कमेंट चाहते हैं। कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, जी, लेकिन मुझसे रिप्लाई का मैं कहता हूँ थोड़ा सा, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा व्यस्त है, जी। बहुत ज्यादा व्यस्त है। हुँ, रिप्लाई की उम्मीद चाहे कम करिए, लेकिन आपके कमेंट जब पढ़े जाते हैं, जी। हमें कोई टॉपिक, कोई आइडिया मिल जाता है कि हम इस समस्या को लेके लाल किताब क्या कहती है, उस बारे में भी एक टॉपिक पॉडकास्ट हुँ, तैयार कर दें। जी। तो पॉडकास्ट आप देखते हैं, हुँ, आप ज्यादातर लोग जो देखते हैं ना, हुँ, ज्यादातर हुँ, उनको थोड़ी थोड़ी सी अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी होती है हुँ, कि कौन सा ग्रह किस भाव में है। हुँ, तो कुछ ग्रहों का जिक्र हो गया, बहुत सारे रह भी सकते हैं, सावधानियां रह भी सकती हैं। तो आपका कमेंट आएगा कि मेरे साथ तो ये है, तो हो सकता है वो हमसे ही रह गया हो। हुँ, तो कई बार ग्रहों का दोष ना होकर हुँ, हमारे अपने चाल चलन का हो सकता है, बिल्कुल। हमारे अपने सोच का हो सकता है। हुँ, जैसे कि
शादी तो ठीक चल रही है, लेकिन शुक्र 9 में लिखा है कि पत्नी हमेशा बीमार रहेगी, तो वो बात आज जिक्र नहीं कर पाए, हम्म, तो तो उसका वही उपाय भी है। बिल्कुल। मतलब कुछ बातें जब जीवन साथी को लेके होती है, अभी तो हमने सिर्फ शादी को लेके की, शादी के बाद बहुत जिंदगी है, औलाद भी है, पैसा भी है, कैरियर भी है, रिलेशन भी है, रिलेशन भी है। कहीं ना कहीं रिलेशन भी बिगड़ते हैं जब हम मनचाहा जीवन साथी ले तो लेते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं है, कुछ रिश्ते भी बिगड़ते हैं। चंद्रखाना नंबर 7 में है, कहते या तो पत्नी रहेगी या माँ रहेगी, या पत्नी रहेगी या पैसा रहेगा। तो कुछ बातों के लिए उपाय भी दिए गए हैं, जैसे बात अभी करी तो ये पहले बोल नहीं पाए कि चंद्रखाना नंबर 7 वाले के लिए भी उपाय हैं कि ये हमने पहले पॉडकास्ट में किया था, शायद पत्नी किया और होगा, माँ के बारे में। हाँ किया होगा, हाँ। लेकिन वो एक मिला जुला है, ये सिर्फ शादी का है। तो यहाँ पर ये जरूरी कहा, तभी तो कहा है ना कि स्क्रिप्टेड हो, पहले लिखा गया हो, जी, तो आपको भी पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है। आज के दर्शक जो है ना, आजकल के दर्शक जो देखते हैं, अवेयर हैं बहुत। बहुत बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बिल्कुल। जानते हैं, पर हमसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने जी, पीएचडी की हुई की। जी। पर जगमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है जो आम बातें बिना स्क्रिप्ट के होती हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं लोगों उससे ही से। तो काबिलियत पता चलती है ना। बिल्कुल। आपको मेरी पता चलेगी, मुझे आपकी पता चलेगी कि आप बात में से बात कैसे निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो वही चीज़ें हैं। तो अगर आपको जो शादी से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी परेशानी है, तो आप वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली मिलवा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको नीचे दी गई है। तो मुझे लगता है जगमोहन जी, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि जितना हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएँगे, एक के बाद एक चीज़ वो हाँ, निकलती मिलती जाएगी। जुलती एक के साथ बिल्कुल। दूसरी जुड़ेगी, तीसरी जुड़ेगी, तो बिल्कुल। बातों का सिलसिला तो खत्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपके लिए ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, बहुत अच्छी साबित हो, और जो भी आपके दिखते हैं, परेशानियाँ हैं, आप जगमोहन जी से मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि लाल किताब के हिसाब से जो भी उपाय हैं आपकी समस्या को लेके, आपको वो उपाय और समाधान जल्दी से जल्दी मिल सके। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार जी।